अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूँ आपकी मेज़बान समीना रमज़ान। शाज़िया अकरम आपके साथ ये प्रोग्राम करती हैं, लेकिन वो चूँकि पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, उसके बाद उसामा ने भी कुछ दिन आपका साथ दिया और अब ये ज़िम्मेदारी मुझ पर है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आज की टॉप स्टोरी के बारे में बात करते हैं। यकीनी तौर पर आप जैसा कि जानते ही हैं कि मानसून बारिशों का सिलसिला जो है वो मुल्क भर में जारी है। इसमें बहुत सारी जो अच्छी चीज़ें सामने आ रही हैं कि लोग एंजॉय कर रहे हैं मौसम वगैरह वगैरह, लेकिन ज़्यादा जो मसाइल हैं वो भी क्रिएट हो रहे हैं। जैसा कि बताया ये जा रहा है कि बहुत सारे हादसात पेश आए हैं जिसकी वजह से हलाकतें भी रूनुमा हुई हैं। इसके अलावा मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया है, ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हुआ है। बड़े शहरों की अगर हम बात करें तो सड़कों पर घंटों पानी खड़ा रहता है, ट्रैफिक जैम रहता है। इसके अलावा बिजली भी गायब हो जाती है। इस किस्म के मसाइल रहते हैं। और अगर हम जो दूसरे एरियाज़ हैं, जो हमारे साइड एरियाज़ हैं, देहात की अगर बात करें और छोटे शहरों की बात करें तो वहाँ पर मसाइल और भी गंभीर हो जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि हादसात भी रूनुमा हुए हैं और इसके साथ साथ कितने कितने दिन पानी खड़ा रहता है और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मसाइल बढ़ जाते हैं। तो आज का जो हमारा सवाल है वो इसी से ही मुताल्लिक़ है और सवाल हमारा आज का यही है कि जो हलाकतें, जो नुकसानात हो रहे हैं बारिश से, क्या इनसे बचा जा सकता है? अगर बचा जा सकता है तो कैसे बचा जा सकता है? यही हमारा सवाल है, क्योंकि हर साल मानसून आता है, हर साल हम दावे भी करते हैं, इंतज़ामिया दावे करती है कि इस दफ़ा जो नुकसानात हैं वो कम होंगे, तमाम इंतज़ामात कर लिए गए हैं, लेकिन क्या वाकई ही ऐसा हो पाता है? और क्या वाकई जो तमाम इंतज़ामात हैं उनके मुताबिक नुकसानात को कम किया जाता है? ऐसा नहीं होता। हम देखते हैं कि हर दफ़ा हमें इसी किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, सैलाब भी आते हैं बार बार। तो आज हमारी जो डिस्कशन है वो इसी टॉपिक पर होगी और इसके साथ साथ आप लोगों के लिए भी बिल्कुल ये फोरम खुला है। आप इस पर अपने जो रिस्पॉन्स है, जो अपनी ओपिनियन है, अपनी राय है, वो आप हमें दे सकते हैं और इसके लिए जो एड्रेसेस हैं वो अभी आपको टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखाई देंगे। आप इस पर हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने एक्सपर्ट से जो कि हमारे साथ आज मौजूद हैं। सईद काजी साहब आपके जाने पहचाने हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी हम बात करेंगे इसी मौजू पर और इसके साथ साथ जो अहम स्टोरीज़ ये आपके लिए लेकर आते हैं वो भी जानेंगे। दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब, हमारे बहुत ही सीनियर एक्सपर्ट हैं और ये भी हमसे इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे कि किस तरह से बारिशों से होने वाले नुकसानात से बचा जा सकता है और साथ साथ जो इनके पास अहम स्टोरीज़ हैं उनको भी हम देखेंगे। तो इसी सिलसिले में हम पहले बात करते हैं सईद काजी साहब से, हमारे साथ मौजूद हैं और जानते हैं कि आज उनके पास अहम स्टोरीज़ क्या हैं। सईद काजी साहब, जो हमारी टॉप स्टोरी है उस पर तो हम यकीनी बात करेंगे, लेकिन जो मैंने स्टोरी आज मुंतखब की है वो है मईशत और इलेक्शंस आ रहे हैं और मईशत बड़ी गंभीर है, बड़े तकलीफदेह हक़ाइक़ हैं जो हम शेयर करेंगे। मगर ये ख़बर मैंने इसलिए चूज़ की समीना, क्योंकि जितनी ही हुक्मरान और जितनी पार्टीज़ हैं वो इक़्तिदार पर नज़र रखे हुए हैं, मगर उस इक़्तिदार की बिसात जिस मईशत पे होती है वो किधर जा रही है और वो उस इक़्तिदार को और उस सियासत को कहाँ लेके जा सकती है। ये मेरी पहली स्टोरी होगी। और उसके बाद कराची में ट्रैफिक का मसला, बेशुमार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इजाफा हो गया 26% उसमें मरने वाले जो हैं वो बच्चे हैं या विक्टिम जो हैं उसके बच्चे हैं। इसके साथ ही मैं फिगर्स दूंगा कि कराची में कितनी गाड़ियाँ, कितने स्कूटर और क्या है और हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या प्लानिंग है अपने बड़े बड़े शहरों को मैनेज करने के लिए। इसके बाद एक टीचर ने टॉर्चर के जरिए बच्चे को ज़हनी तौर पर खाने वाल में मफलूज कर दिया और लोहे के फुट्टे से उसके सभी साहब उसके दिमाग पे, उसके सर पे ज़रबें लगाई। तो ये क्या कुछ नाजी कैंप्स हैं, ये क्या किस अहद में हम रह रहे हैं। और दो खबरें समीना मैंने इंटरनेशनली ली हैं। एक तो ओलान जो हैं सदर बने थे 4 महीने पहले फ्रांस के और बड़ी उनसे उम्मीदें थीं। अब एन वो प्रोग्राम जो उन्होंने इलेक्शन के वक्त दिया था वो उसकी ज़िद और उल्टा दे रहे हैं, यानी एंटी पीपल, लोगों को कुचलने वाला प्रोग्राम और अमीरों को फैसिलिटेट करने वाला। इसको भी ज़रा अपने तनाज़र में देखेंगे। और फिर साउथ अफ्रीका में 4 हफ्ते पहले मैसेकर मारिकाना में हुआ था, एक वहाँ पे जो वो जो कानकुन है, वहाँ डेमोक्रेसी कहाँ खड़ी है, वहाँ क्या सवालात उठ रहे हैं। ये बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है और इनके आईने में हम अपनी भी इस हालात को देख सकेंगे। ये मेरी खबरें आज। ठीक है, ज़बरदस्त। तो समी इब्राहिम साहब, माशाल्लाह आज तो आप बड़े फ्रेश लग रहे हैं और ख़बरें आज हमारे पास। वैसे जो मेन टॉपिक है हमारा वो इतना कोई, मेरी वैसे कोशिश ये होती है जब मैं टीवी सुबह ऑन करती हूँ कि कोई अच्छी सी खबर सुनने को मिले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो तो इतना अच्छा नहीं है। आपके पास खबरें क्या? सबसे जो मैंने खबर जो चुनी है उसमें एक तो अक़वाम मुत्तहिदा का काजी साहब एक वफ़द पहुँच गया पाकिस्तान, वो जो लापता अफराद बलूचिस्तान के और दूसरे हिस्सों से, उसके बारे में वो पाकिस्तानी हुकाम से बात करेगा। इस पर नज़र डालेंगे कि क्या इसके असरात हो सकते हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा कृष्णा दौरा करके वापस चले गए 3 रोज़ा पाकिस्तान का, इस पर नज़र डालेंगे कि हमने क्या खोया, इसमें क्या पाया और क्या वाकई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात कुछ बेहतरी की जानिब जा रहे हैं।
हमारे वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ आज चाइना चले गए हैं, क्योंकि वहाँ पर वो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की मीटिंग में शरीक होंगे। इस पर नज़र डालेंगे कि क्या राजा परवेज़ अशरफ साहब इस फोरम से हासिल करने की कोशिश करेंगे, और ख़ास तौर पर चाइना से पाकिस्तान के लिए क्या वो मरात लेने की कोशिश करेंगे। फिर जिक्र करेंगे अमरीकी इंतखाबात का भी, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन उनके कन्वेंशन हो गए, और इस वक्त जो पोल्स आए हैं उसमें ओबामा को थोड़ी बढ़तरी हासिल है। लेकिन मैं आज जिस मौजू पर बात करूँगा वो डेमोक्रेटिक पार्टी का कन्वेंशन है। उसमें की नोट स्पीकर एक मेयर को लिया गया जो एक इमिग्रेंट फैमिली से जिनका ताल्लुक था सैन एंटोनियो के। तो ये देखेंगे कि क्या इससे हमें मैसेज मिलता है, और 2016 का जो इंतखाबी मार्का होगा उसमें क्या शक्ल बनेगी। और फिर आखिर में कायद साहब, दिल के मरीजों के लिए एक ये बड़ी अच्छी खबर है कि अब सिर्फ अद्वियात में मरीज कौन से कई किस्म के होते हैं ना दिल के मरीज, सिर्फ वही नहीं जिनका दिल, ये तमाम जो दिल के मरीज़ हैं उनके लिए ये है कि अब अद्वियात के साथ साथ आप रक्स के ज़रिए भी अपनी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। और दूसरी, नहीं, ये तबीब को करना पड़ेगा या पेशेंट के लिए बताया गया है? ये तबीब को भी करना पड़ेगा और पेशेंट को भी करना पड़ेगा। और दूसरी इसके साथ मैंने खबर जोड़ी है, थैलासीमिया एक बड़ी बीमारी है पाकिस्तान में। हर साल 5 से 8 हज़ार बच्चे पैदा होते हैं इस बीमारी के साथ, और तकरीबन 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनमें ये बीमारी हो सकती है। उसके बारे में पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने रिसर्च की है, जिसमें ये बताया गया है कि अब खून चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होगी, अद्वियात से ही इसका इलाज किया जा सकता है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और दिलचस्प स्टोरीज़ हैं आज समी इब्राहिम साहब के पास भी, और इसके साथ साथ सईद काजी साहब के पास भी। इन तमाम स्टोरीज़ पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारी टॉप स्टोरी है आज, उस पर भी डिस्कशन करेंगे इन डिटेल, और आप हमारे सवाल का जवाब भी दीजिए कि बारिशों से होने वाले नुकसानात से कैसे बचा जा सकता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। और अब हम अपनी टॉप स्टोरी पर बात करते हैं कि किस तरह से नुकसानात से बचा जा सकता है, वो नुकसानात जो बारिशों की वजह से हो रहे हैं। सही साहब, बारिशें तो हर साल आनी है, कोई ऐसी वो चीज़ तो नहीं है कि नई चीज़ कोई हो गई है जिसको हम कहें। समीना, जो 2010 में हमारा सैलाब आया था, तो जो आलमी माहिरीन ने हमें बताया वो ये कि जो पानी एसेट है, पानी अगला क्राइसिस, और ये भी कहा जाता है अगली जंगें पानी की वजह से होंगी। तो ये पानी जो है वो उसकी मालियत का तखमीना जो गुजर गया हमारे आबादियों के ऊपर से, वो $10 बिलियन उसकी मालियत थी, और जो नीचे नुकसान करके गया वो भी $10 बिलियन का था। तो जदीद दुनिया में साइंस ने आपको इतना एनेबल कर दिया है कि आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, उस पानी को ऐसा रुख दे सकते हैं कि बजाय वो बर्बादियों के आपको आबाद करे, और ऐसा मुल्कों ने किया भी है। मगर फिर इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपके जो बजट हैं, आप जब अपना बजट एलोकेट करते हैं तो उसको आबादियों के लिए करें, आप उसे डिफेंस के लिए कर रहे होंगे, और जो आप तरक्की के लिए PSTP जो हमारा है, जो कि अवाम के फलाई मनसूबों के लिए होता है, हर साल उसी में कट लगती है। मैंने एक स्टोरी कर चुका हूँ कि यहाँ पे कोई 50-60 ऐसे पुल ज़रूरी बनने हैं हमारे इस देहाती इलाके में कि जिसकी वजह से बेशुमार जाने, अगर बारिश ना भी हो और थोड़ी भी हो तो उसको क्रॉस करते। तो आप जब ये काम नहीं करते तो फिर हर साल यही हम देखते हैं, अब घरों में पानी घुस रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को रिपेयर करना, आबादियों को दुरुस्त रखना, ड्रेनेज का निज़ाम बनाना, ये रियासत की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि आप जो माचिस की डिबिया खरीदती है ना, जो मैं भी खरीदता हूँ, मैं उस पर टैक्स देता हूँ, और टैक्स मैं इसलिए नहीं देता कि उसके लिए कोई फार्म हाउस बनवा ले या वो पैसे स्विट्जरलैंड में भेज दे। हम उसको टैक्स इसलिए देते हैं समीना कि वो हमारे ऊपर खर्च करे और हमें मौत से बचाएं। तो लेकिन होता क्या है, ये सारे पैसे जो हैं वो फिर कहीं और लगते हैं, कभी स्विट्जरलैंड उनकी रुख होता है, और यहाँ ज़मीन पे वो बर्बादी होती है जो हमें हर साल नज़र आती है। सावन के गीत अब क्या गाएं, इधर से डेंगी आ जाता है, इधर से हमारे पास जो है वो सैलाब आ जाता है। एक जो रोमांस था, जो इस बचपन से हम देखते आए ना, गाने बने, इस पर शायरी हुई, अब शायरी तो भूल जाती है। इधर से सावन करीब आता है, इधर से डेंगी का खौफ आ जाता है। और डेंगी भी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम, सफाई का प्रॉब्लम है, आप उसको दुरुस्त, ये है इशू मेरे ख्याल में। अभी समी साहब से अच्छा, ये तो इन्होंने हिस्टोरिकल इसका दे दिया सारा, ठीक है। अगर हमारे नुमाइंदे कोई लाइन पर हैं तो उनसे सवाल कर लेते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। बिल्कुल, हम कोशिश करें कि नुमान खान बाबर हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे हम बात कर सकें, और बिल्कुल वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या तबाहियां मची हुई हैं, और उसके बाद अब कुछ इंतज़ामिया में कुछ नज़र आ रहा है कि कोई हरकत हुई है और कोई पहुँचा है वहाँ पर। नुमान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल जी, बताइएगा कि पहले तो सिचुएशन तो हम लोग देख ही रहे हैं काफ़ी दिनों से न्यूज़ में भी, क्या कुछ नज़र आ रहा है आपको कि कुछ इंतज़ामिया ने हरकत में आई है, कोई इक़दामात किए हैं इन्होंने, अब के मसले को कोई हल भी किया जाए?
जी शाजिया, खौफनाक सैलाब की खौफनाक तबाहियों का सिलसिला जो है अभी जारी है। पानी जो है सदर बाजार में मौजूद हूँ, इधर भी आ चुका है। इससे कबल घंटा घर में भी आया। न सिर्फ घंटा घर में बल्कि इसके जो नशेबी इलाके हैं, डेरा गाजी खान के जितने भी नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं, जिनमें आज सदीकाबाद है, उसके साथ साथ रेलवे कॉलोनी है, अब्दुल्ला कॉलोनी है, ये तमाम जो है ज़ेरे आब हो चुके हैं। न सिर्फ ये बल्कि पुलिस लाइन, कमिश्नर ऑफिस, DCO ऑफिस, कचहरी, ये इस वक्त तमाम पानी में डूबी हुई हैं। लेकिन अभी तक जो है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया। हज़ारों अफराद ने नकल मकानी की है, अभी भी हज़ारों अफराद जो हैं अपने घरों में महसूर हैं, लेकिन अब प्रॉपर ऑपरेशन नहीं शुरू हो सका। इसी हवाले से जहाँ के जो सलाम मुतासरीन हैं उन्होंने एहतजाज भी किया है। उनका कहना यह है कि वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ जो है डेंगू को छोड़ दें, डेंगू को ना पकड़ें, बल्कि जो इनके अच्छा नुमान ये बताइए कि आपने कहा कि हज़ारों लोग फंसे हुए हैं और कुछ छोड़ के चले गए, तो क्या कोई कैंप्स वगैरह इंतजामिया ने बनाए थे जहाँ पे बारिश से मुतासरीन जो हैं वो आके रह सकें? ज़िले इंतजामिया की जानिब से किसी भी किस्म की जो है प्लानिंग यहाँ पर नहीं की गई, बल्कि ज़िले इंतजामिया टस से मस नहीं हुई। जैसे यहाँ पर सैलाब की जो सूरत संगीन हुई है, बल्कि उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को महफूज मकामात पर जो है शिफ्ट करना शुरू कर दिया। अपने सरकारी गाड़ियाँ जो हैं, सरकारी वसाइल उन पर, अपने घर वालों पर इस्तेमाल किए हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं, हज़ारों लोग हैं जो बेजारों मतगार हैं, इसी हवाले से उन्होंने एहतजाज भी किया है। उनका कहना यह है कि ज़िले इंतजामिया की जानिब से किसी भी किस्म का उनको अल्टीमेटम नहीं दिया गया था कि सैलाब किस वक्त आना है। आखिरी 4 घंटों तक यही बताया गया था कि किसी भी किस्म का जो है खदशा नहीं है, लोग मुतमईन रहे, इत्मीनान में रहे। लेकिन उसके बाद जो है अचानक सैलाब आया, जिसने मुख्तलिफ इलाकों को अपनी लपेट में लिया। न सिर्फ मुख्तलिफ इलाकों को बल्कि हज़ारों एकड़ रकबे पर जो कपास और चावल की फसल भी खड़ी थी वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। इस वक्त सूरत हाल ये कि जो ज़मीनी रास्ता है, खुसूसी तौर पर डेरा गाजी खान से कोयटा का है, वो मुनक़ता हो चुका है, जिससे बलोचिस्तान से जो सब्जियाँ आती थी, फल आती थी, वो भी इस वक्त। अच्छा नौमान, आपसे ये भी जानना चाहिए कि ऐसी भी इत्तलात आ रही थी कि फौज को भी रेस्क्यू के लिए तलब कर लिया गया है, तो कोई ऐसी आपको हरकत नजर आ रही है कि फौजी एहलकार मौजूद हैं क्या वहाँ पर? यहाँ पर लोगों की ख्वाहिश जरूर है, क्योंकि एक ही उम्मीद की किरण मुश्किल में नजर आती है, वो पाक फौज। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये कि ज़िले इंतजामिया का कोई भी आला हुकाम जो है, ब्यूरोक्रेट जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है और जो कॉल कर सकें फौज को किसी भी किस्म का। अच्छा नुमान, ठीक है नुमान, ठीक है, हमें समझ आ गई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वो बेसिकली कोई भी जो बताना चाह रहे हैं काजी साहब, जो मुझे समझ में आई है कि वहाँ पर कोई भी नहीं पहुंचा उन लोगों की मदद करने के लिए। अब आप जो बात मदद तो हुई है, वो सरकारी गाड़ियों में अपने अहले खाना को तो ले गए हैं, नहीं वो अपने, लेकिन जो आम आदमी है उसकी कोई मदद साहब नहीं हुई, वो कभी नहीं होती। वो यही बात है बेसिकली कि जैसे 3 बातें जो उन्होंने कही ना, जो मुझे उसमें नजर आई। एक तो ये कि एक इंतजामिया ने ये कहा चंद घंटे पहले भी कि कोई सैलाब की प्रॉब्लम नहीं है, और अगर बिल्कुल लोग घरों में रहें, तो ये एक गलत बयानी की गई, एक गलत इन्फॉर्मेशन दी गई, जिसकी वजह से लोगों की मिजरी में इजाफा हुआ। दूसरी बात यह है कि वो बता रहे हैं कोई कैंप्स ही नहीं बनाए गए, जहाँ पर जाहिर है अगर इंतजामिया ये समझ रही है कि कोई फ्लड नहीं आएगा तो उन्होंने क्या उसके रिलीफ कैंप बनाने थे। ये अगर आपके पास रिसोर्सेज कम हैं, इसके बावजूद आप अगर इंतजाम प्रॉपर करें तो जो नुकसानात हैं उसको आप कम से कम कर सकते हैं, जिसमें अर्ली वार्निंग आ गई, कुछ उनके लिए कैंप्स वगैरह बना दिए गए, और फिर ड्रेनेज के लिए आप फौरी तौर पर इंतजाम करते हैं कि शहरों के अंदर जो पानी है उसको फौरी तौर पर बाहर निकालें। ये तो समी साहब जो आपने बातें की बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये तो वो मेरा ख्याल है कि इकदाम हैं कि जो फौरी तौर पर जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी तो होनी चाहिए ना। हम देखते हैं हमेशा ही राजनपुर का जो इलाका है, डेरा गाजी खान का जो इलाका है, ये हमेशा ही मानसून में प्रॉब्लम एरियाज बन जाते हैं। तो कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी तो होनी चाहिए कि इन एरियाज को किस तरह वो से तो आपकी बात अब इस ये बिल्कुल सही है, लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। जो मुझे नौमान की बाबर से पता चला, बलोचिस्तान से आपका सप्लाई लाइन बिल्कुल बंद हो गई है, जो सब्जियां फ्रूट आना था वो बंद हो गया। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो अगले 1-2 दिनों में आपको उनकी किल्लत भी उसका भी सामना करना पड़ेगा। फिर जो पानी वहां पर खड़ा है, अगर उसको आपने नहीं निकाला, खासतौर पर शहरों के अंदर, ये मौसम ऐसा है जिसमें मच्छर बहुत तेजी से फैलता है, और लाहौर भी इनमें शामिल है। ये डेंगू के लिए बहुत इस दफा एक अच्छी बात ये जरूर की पंजाब गवर्नमेंट ने कि अवेयरनेस कैंपेन के लिए वॉक्स हुई, बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए, लोगों को पूरी तरह पता है। लेकिन सवाल यह है कि ये जो बारिश का इतना पानी है वो लोग बाल्टियों से नहीं निकाल सकते, उसको सरकार जो सिटी गवर्नमेंट है जब तक वो नहीं आएगी वो नहीं निकल सकेगी। और ये सारी की सारी आपकी जो कैंपेन है वो धरी की धरी रह जाएगी अगर इसको सपोर्ट करने के लिए आपने वो वसाइल ना दिए पानी वहां से निकालने के लिए। तो ये मुझे लगता है कि अगर जिस तरह से अभी जो सूरत हाल नुमान बता रहे थे, या लाहौर में पानी की सूरत हाल है दूसरे शहरों में, तो ये मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां बढ़ेंगी और लोगों के लिए मसाइल है। काई साहब अभी अगले 24 घंटों की जो आई है, जिसे आप पेशगोई कहते हैं, क्या कहते हैं,
उसमें और मजीद बारिशें बताई गई हैं। और ये जो कल परसों बारिश हुई ये बड़ी डेंजरस है, जिसकी वजह से घर भी गिरा। आज एक मियाँ बीवी यंग एक 40 साल जो शौहर थे और 32 साल उनकी बेगम यहाँ पे लाहौर में निस्बत रोड पे कहीं मकान गिर गया। तो ये उनकी इलाका। अब ये जो बातें हैं ना जो हलाकते हैं बारिशों से बोसीदा मकानात, मैं पहले कई दफ़ा अपने प्रोग्राम में अर्ज कर चुका हूँ। अच्छा समीर साहब, जब आप ये बता रहे हैं ये चीज़ें हैं कि हम जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं कि हादसात भी हो रहे हैं और तमाम चीज़ें हैं, इसी सिलसिले में एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी आई है, वो भी हम अपने नाज़रीन को दे दें कि मुल्तान से खबर ये आ रही है कि एक मकान है उसकी छत गिर गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मुल्तान में ये वाक़या पेश आया जहाँ पर मकान की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। पहले भी हादसात इस किस्म के पेश आए हैं, पिछले कई दिनों में हम देख रहे हैं बोसीदा जो इमारतें हैं वो गिर रही हैं और बारिशों की वजह से कुछ ज़्यादा ही इस किस्म के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। अभी ये ताज़ा वाक़या मुल्तान में पेश आया जहाँ पर मकान की छत गिर गई है और 3 अफराद के बारे में बताया जा रहा है कि वो जाँ बहक हो गए हैं। तो ये भी एक अफसोसनाक वाक़या है कि इस किस्म के वाक़यात पेश आ रहे हैं और लोग हैं तो वो बिल्कुल हेल्पलेस दिखाई दे रहे हैं। अब ये समीना यही मैं बात कर रहा था कि ये 2 चीज़ें हैं, एक तो ये बोसीदा जो मकानात हैं या जो ऐसी जगह जहाँ पे आप रहने के काबिल नहीं हैं, उनके लिए सिटी इंतजामिया का एक स्ट्रक्चर होता है जो जाके चेक करता रहता है, लोगों को वहाँ से निकालता है। ये चीज़ें बिल्कुल आम आदमी के फलाह बहबूद के लिए जो इस वक्त हमारे यहाँ बिल्कुल निगलेक्टेड हैं, हमारे इदारे इन चीज़ों पर फोकस ही नहीं कर रहे। और दूसरी बात ये है कि ये भी पहले ये तय कर लिया जाता है, उनको एरियाज़ को मार्क कर लिया जाता है कि बारिश के बाद ये नशेबी इलाके हैं तो वहाँ से आबादियों को मुंतकिल किया जाता है। अब अगर इंतजामिया ये कह रही है कि जनाब आप अपने घरों में रहें और कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी और फिर अचानक 4 घंटे के बाद अगर फ्लड आ जाता है तो ये तो एक बहुत ही कॉलर हमारे साथ हैं, हम उसको भी शामिल कर लेते हैं। हसन साहब हैं जी मुल्तान से, उनसे बात करते हैं। हसन, आप क्या कहेंगे, मुल्तान में बारिशें तो काफ़ी हुई हैं, कुछ सजेशन है आपके पास किस तरह से बचा जा सकता है? जी अस्सलाम वालेकुम। भी पोजीशन ये है कि घरों से बाहर गाड़ी आप नहीं निकाल सकते, सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल तबाह है। मुझे समझ नहीं आता कि हमारी गवर्नमेंट और मीडिया ये किन चक्रों में पड़े हुए हैं। असल अवाम के मसाइल पे किसी की नज़र नहीं है। देखें जो रोज रोटी कमाने वाला बंदा है वो क्या करे, आप मुझे बताएं उसको। देखें हमारा शॉपर सिस्टम, मैं समी इब्राहिम साहब से और काजी साहब से ये दरख्वास्त है कि शॉपर बंद करने में तो अमेरिका रुकावट नहीं है, इस शॉपर ने हमारा सीवरेज का पूरा निजाम तबाह कर दिया। खुदा का वास्ता है ये मीडिया पे ये चलवाई यानी गुफ्तगू बैठे PTI सुनामी खां, कहाँ है सुनामी खां, कहाँ ये बड़े बड़े लोग हैं, इनको हमारे से क्या ताल्लुक है इनका जनाब? जी बिल्कुल जी, मेहरबानी करके गरीब आदमी के मसाइल पे इस पे अमेरिका कोई रुकावट नहीं डालता है। यानी अपनी जो कोताहियां हैं उसका इल्जाम दूसरों पर नहीं डालना चाहिए। शुक्रिया आपका हसन साहब। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की मैं इस पे कमेंट करता हूँ कि जो आपकी पॉलिटिक्स का में जो कंटेंट है ना वो बदल गया। वो कैसे बदला है? अब आम आदमी उसका ना डिस्कोर्स में रहा है ना अब क्या है, नहीं अब ये होगा जी वो खत लिखो, खत ना लिखो, खत नहीं लिखोगे तो ये हो जाए। उसके बाद बल्दियाती निज़ाम अब इस पे कहानी चली जा रही है। वो कह रहे हैं जी पीपल्स पार्टी MQM इसके बेनिफिट करेगी और बाकी लोग इसके बेनिफिशरीज नहीं होंगे, ये लड़। इसी तरह ये कालाबाग डैम पे लड़ते थे। ये इशू ये है, वो हमें ये मैसेज दे रहे हैं कि एक तो ये जो आप बातें करते हैं ना सियासतदानों की, इनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, ये डेट्रीमेंटल है। और जो हमारा मिसाल छोटी छोटी बातें हैं भाई अमेरिका कैसे क्या लेना देना वो हम तो ठीक है। सही साहब बहुत इंपॉर्टेंट आपने टॉपिक इस पे बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन इस पर हम बात का सिलसिला जारी रखेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, नाज़रीन हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं बारिश से होने वाले नुकसानात पर, जो प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ी हैं और अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में ही हमें बताने वाले हैं। जावेद साहब हैं कॉलर हमारे साथ, लाहौर से बात करेंगे। जावेद साहब आपको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा बारिश की वजह से? देखिए मैडम, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मैंने काजी इब्राहिम साहब से कोई तकरीबन 20 दिन के बाद आपसे कॉल मिली है। डेली मैं प्रोग्राम सुनता हूँ और काजी साहब की गुफ्तगू और सभी इब्राहिम साहब को बहुत डिफरेंस होता है। अच्छा। सभी साहब पॉजिटिव गुफ्तगू करते हैं, काजी साहब जरा जज्बाती ज्यादा हो जाते हैं। ये तो फ्लेवर्स है ना जावेद साहब, ये तो फ्लेवर्स हैं कि हर तरह की ओपिनियन सामने आ जाती है। नहीं, काजी साहब तो वैसे फाकी गवर्नमेंट के हवाले से तो बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं। चलिए वो तो अपनी के हवाले से ये कभी गुफ्तगू ही नहीं करते कि वो यहाँ पंजाब में क्या कर रहे हैं। उनका सिर्फ आना जाना होता है कि मुझे बस आनी जानी मेरी देखे, बाकी काम उन्होंने कुछ नहीं करना होता। अच्छा चलिए, ये तो खैर अपनी अपनी राय हो सकती है। आज आप का एरिया मैंने सारा देखा हुआ है। अच्छा, इसलिए कि पंजाब तकरीबन मैं सारा घूम चुका हूँ। यहाँ पे जो लगारी फैमिली और घोसा फैमिली है ना, अच्छा, ये बहुत ज्यादा अपने इलाकों को बचाने के लिए ना शहर को डुबो देते हैं और हमारी गवर्नमेंट फिर भी कुछ नहीं कर पाती वहाँ पे।
और इनको कंट्रोल, ये शहबाज शरीफ साहब कभी भी उनको कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ जाके बस अपना दिखा आ जाएंगे और काम कुछ नहीं करते वहां पे। सही है, शुक्रिया आपका जावेद साहब। आपका जो ओपिनियन है वो हम तक पहुंचा। जलाल साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जलाल साहब, आप कहाँ से बात कर रहे हैं और आप ये जो आज हम टॉपिक है जिस पर हम बात कर रहे हैं, आपके ख्याल से क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों नहीं हम नुकसानात को कम कर सकते या उनसे बच सकते? हेलो जी जलाल साहब, आपको आवाज आ रही है तो प्लीज बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, जलाल साहब हमारे साथ अमेरिका से मौजूद हैं। तो समीर साहब, मैं वाटर एक्सपर्ट हूँ यहाँ अमेरिका में। लास्ट ईयर मेरा अपने खर्चे पे पाकिस्तान भी आया था और मैंने एक प्रेजेंटेशन भी की थी और मैंने बताया था कि किस तरीके से आप ये काबू कर सकते हैं और फ्लड से जो फ्लड के जो नुकसानात हैं या क्या क्या अरेंजमेंट कर सकते हैं, क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं। लेकिन सबसे पहले तो बड़ा अफसोस ये हुआ कि जो आपका अदारा है एनडीए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसका एक क्वार्टर प्राइम मिनिस्टर हाउस में है, जहाँ तक आप पहुंच नहीं सकते, वो कभी किसी अवामी, आजकल अवामी हाथों में, पहले गलबन वो किसी स्कोर लोगों के हाथों में होता था। उसके बाद दूसरा अदारा है फेडरल फ्लड कमीशन, जिसका कोई वली वारिस नहीं होगा। उनसे कभी पूछा नहीं गया कि क्यों नहीं आपने प्रॉपर टाइम पे क्यों नहीं अरेंजमेंट किए, या अगले साल के लिए क्या, 5 सालों के लिए आपकी क्या तैयारी थी। तीसरा आपका रिसर्च अदारा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर, उनकी कोई रिसर्च रिपोर्ट कभी नहीं पब्लिश हुई, कभी उनके रिकमेंडेशन नहीं आई, अगर आई हैं तो उस पर क्या रहते अमल हुआ। तो इस हमाम में सब के सब नंगे हैं, सिर्फ ये नहीं कि एक अवाम। सही है, यानी इदारे जो हैं उनसे कोई जवाबदेही नहीं हो रही है। शुक्रिया आपका बहुत जलाल साहब, आपने अपनी राय का इजहार किया। अच्छा, जो पहली कॉल थी जावेद साहब की, उसमें तो उन्होंने कहा काजी इब्राहिम, वो नाम हमारा उन्होंने मिला दिया। इससे पहले एक दफ़ा मैं इनसे बात पैदा कर दी उन्होंने। एक दफ़ा मैं काजी साहब से बात कर रहा था तो वो शाजिया बैठी हुई थी, तो मैंने काजी साहब से कहा काजिया, तो वो ये बड़ा एक अजीब सा बस नहीं चलता कि मेरे साथ क्या करें। अच्छा, उन्होंने जो कॉल की ना जलाल साहब ने अमेरिका से, वो जो पाकिस्तानी इदारों के बारे में बात की, मैं बिल्कुल उनसे एग्री करता हूँ। अगर हमारे यहाँ इदारे फ़ाल होते और उसमें प्रॉपर अटेंशन दी जाती तो जो नुकसानात इस वक्त हुए हैं ये बहुत हद तक बचा जा सकता था। देखिए, ये जो इस तरह की आफात हैं, अमेरिका जैसे डेवलप्ड मुल्क में भी कैटरीना आया तो वहाँ पर भी हज़ारों लोग मारे गए, लेकिन जब वो मारे गए, जब उन्होंने तहकीक की तो पता ये चला कि वहाँ की जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो उनकी बड़ी अथॉरिटी थी, वहाँ पर उस वक्त के सदर बुश साहब के एक दोस्त थे और वो तैनाती की गई थी दोस्ती की बुनियाद पर, जिसकी वजह से वो इदारा प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर सका। बाद में तहकीकात हुई, उनको फारिग किया गया और बड़ा इसने रिपब्लिकन पार्टी ने उसको बड़ा इनको नुकसान पहुँचा। तो हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह उन्होंने बताया जलाल साहब ने कि कोई क्वार्टर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में है, कहीं जगह पे कोई डिफेंस के लोग आ गए, बेसिकली जो इदारे जिनके जिम्मे ये काम था वहाँ पर तैनातियाँ मेरिट पर नहीं है, जिसकी वजह से ये इदारे फाल नहीं है। और फिर दूसरी तरफ इनको प्रॉपरली आप जो फंड्स की एलोकेशन है वो भी नहीं दी जाती, क्योंकि आम आदमी की फलाह बहबूद गालबन उस तरह से तरजीहात में शामिल नहीं है। अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद से, उनसे बात कर लेते हैं। अफजल साहब, फैसलाबाद में क्या सूरत हाल रही बारिशों की वजह से? जी वालेकुम सलाम। जी फैसलाबाद में इसी तरह जिस तरह पूरे पाकिस्तान में है। मैं ये बात करना चाहता हूँ, जो अभी लाहौर से कॉल आई थी जवेद साहब की, मैं बिल्कुल इसी के नेगेटिव बात करूंगा। मुझे सईद काजी साहब का अक्सर मौकफ हक पे 90% बल्कि 99% होता है। समी इब्राहिम तो चलो इनका भी ठीक है, बात तो करनी है, प्रोग्राम भी करना होता है। समी इब्राहिम मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब 10 रुपए तेल की कीमत कमी थी, कमर जमान कारा साहब की छाती चौड़ी थी, मीडिया पे थे, 2 मरतबा बरी कहाँ है वो कमर जमान कारा साहब, अब ओगरा ने बढ़ा दिया, दाल पे ओगरा पे डाल दे। दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये आपकी लादरी जमहूरी हुकूमत में जाती मफादत की तशरीह कर दें, जाती मफादत बच्चों के जाती मफादत को मुल्की मफाद कहते हैं, हर मामले में तो हाथ से निकलना हो, वजारत छिन जाए, मैंने मुल्की मफाद की खातर हुकूमत से बाहर आ गए। ठीक है अफजल साहब, आपका मौका पहुंच गया, समी इब्राहिम साहब से बात कर लेते हैं। आप पे बहुत अटैक हो रहा है। नहीं, अटैक नहीं, उन्होंने एक बड़ी जो बात उन्होंने की है ना, वो बिल्कुल उन्होंने सही उसको कहा है कि जो पाकिस्तान के जो मफादात हैं उनको, अब उन्होंने बात की ओगरा की, कमर जमान कारा की। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी जो भत्ताखोर है तेल के मामले पर, पेट्रोलियम की कीमतों के मामले पर, वो पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत है। आपने अगर
प्राइसेस को इंटरनेशनल मार्केट से लिंक किया है तो उसके ऊपर काजी साहब जो इन्होंने टैक्सेस लगाए हुए थे, उस वक्त ये कहा जाता था कि जनाब हम सब्सिडी भी देते हैं, तो 30 तकरीबन 30-35 रुपए लीटर पे ये टैक्स लेते हैं। अगर आपने इंटरनेशनल मार्केट से प्राइस को लिंक किया है तो उन टैक्सेस को खत्म करें। आज अगर आप वो टैक्स खत्म कर दें तो तेल की कीमत काजी साहब 30 रुपए लीटर कम हो जाएगी, राइट अवे 30 रुपए लीटर कम हो जाएगी। तो ये बुनियादी तौर पर अपनी हुकूमत को चलाने के लिए, अपने अखराजात को पूरे करने के लिए तेल की कीमत पर टैक्स लगाया। आपने बात की थी तो वो जो वफाकी, हम एक चीज में वजाहत कर दूं, हम वफाकी हुकूमत की बात हम क्यों नहीं कहते कि जी फौज के खिलाफ तनकीद क्यों नहीं करते, हम जो है हम इनको क्यों कहते हैं? इसकी एक बैकग्राउंड है। 68-69 में एक मंशूर लेके आए थे, लाखों बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हुई इनको इख्तिदार में लाने के लिए। ये हमारे लोग हैं ना, पॉलिटिकल इलेक्टेड हमारे लोग हैं। मैं जर्नैल को क्या, जब हम एक मिनट जर्नैल भी हमारे लोग हैं, पाकिस्तानी फौज मुझे बात करने दे यार, मुझे बात तो करने देना, मैं तो घंटे से चुप बैठा हूँ। ये लोग जिन्होंने जर्नैल से हमारी जान छुड़वानी थी, जज से हमारी जान छुड़वानी थी, अगर वो हमारा इस्तेसाल कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी से जान छुड़ानी थी, उनके दस्तरखान पे बैठ जाते हैं। एफेड्रीन जो है वो पता नहीं चलता वो वजीर साहब ने भेजी है या जो किसी ने भेजी है, ठीक है। टैक्स लगाने की बात आती है तो रिच जो है उसको बेनिफिट करते हैं, जो कार्टल्स हैं उनकी आबियारी करते हैं। पकड़ा चीनी के कार्टल को इन्होंने, ये तेल के भी कार्टल हैं, हर चीज के कार्टल हैं, बिजली के भी कार्टल हैं। इनके ये साथी बन जाते हैं, तो फिर तनकीद मैं किस पे करूं? हुजूर मैं मुझे आपकी ये जो बात है ना, इससे मुझे शदीद इख्तिलाफ है। आप ये कहते हैं कि ये जो सियासतदान है ये हमारे हैं और फौज जो है इनसे हम क्या पूछे? फौज भी हमारी है, ये जज भी हमारे हैं, हम सब पाकिस्तान। मैंने एमएनए को वोट दिया है कि जज को, जर्नैल को उसकी लिमिट्स में रखो, जो उसकी आईनी लिमिट्स यही बात है, उसमें रखो। इतनी सी वो बात क्या करता है? वो कहता है देखिए जर्नैल साहब, आपके चूंकि करप्शन के लिए इस मुल्क में मुकदमा नहीं हो सकता, तो मुझ पे क्यों हुआ? यानी करप्शन की इम्यूनिटी और इंप्यूनिटी हासिल करने की लड़ाई शुरू कर देते हैं, फिर आ जाते हैं एक मंशूर लेकर। ये तो डिस्कशन बड़ी लंबी है, मेरा ख्याल है जो स्टोरीज हैं उनकी तरफ आते हैं। चले मैं एक इसका इनका जवाब एक मुझे, क्योंकि इन्होंने जो बात की जरा थोड़ी सेंसिटिव है। देखिए, मैं ये बात आपसे एग्री करता हूं कि माजी में नहीं हुआ, जिन लोगों की अकाउंटेबिलिटी 5 सालों में हो गया, मुझे बात 5 सालों में हुआ है, अब बात तो कर लेने दें, अब बात तो कर लेने दें कायद साहब, मैं आपकी बात पूरी तरह सुनूंगा। मैंने कल ये जो लास्ट हमारा प्रोग्राम है, मैंने उसमें ये आपको हमारी मेन स्टोरी थी, रोज़नामा दुनिया ने भी ये मेन स्टोरी उठाई थी कि 3 जर्नैलों की सर्विसेज को बहाल किया गया उनका कोर्ट मार्शल करने के लिए। इस वक्त पाकिस्तान में कोई मीडिया इस कदर आज़ाद है कि देखिए चीफ जस्टिस साहब के साहबजादे पर एक इल्ज़ाम लगा, मीडिया ने पूरा उसको हाईलाइट किया। लोग जो बड़े लोग जो पहले अनटचेबल्स होते थे, अब उनके बारे में बात की जा रही है। अब जो पब्लिक जो है पीएससी है कौमी असम्बली की, वहां पर बात एक शुरुआत है। आप उम्मीद रखें, मैं चाहता हूं कि जिसने जुर्म किया है, करप्शन किया, उसको सजा दे, एक प्रोसेस मिलेगी ना। मुझे बताएं, चीनी का कार्टल आया, सुप्रीम कोर्ट ने उसका सुओ मोटो लिया, टच करके दिखा दें, क्योंकि दोनों हुकूमतों में बैठे हुए हैं, जिनकी मिले हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया? क्या डिसीजन दिया? देना क्यों नहीं देती? क्या डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने? समीना, बात करने से बता देना, करके उठ जाऊंगा। काजी साहब, क्या कोई मीनिंग बात तो शुरू हो गई ना, ये हो रही है बड़े काजी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? कुछ नहीं ना दिया, तो फिर उसको कह दिया गया कि मार्केट का नहीं, आपका एरिया ही नहीं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने तो कीमत बना दी। ये मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने जो बाकी डिसीजन दिए थे वो पूरे हो गए? कौन सा डिसीजन दिया जो पूरा नहीं हुआ? कौन सा हुआ मुझे ये बताएं। एफेड्रीन के केस में आप रुकावटें डाल रहे हैं। नहीं, रुकावटें क्या, उनकी ज़मानतें नहीं है, वो सऊदी अरब से कॉलर हैं, बहुत दूर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अब्दुल मालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं सऊदी अरब से। जी अब्दुल मालिक साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ी गर्मा गर्म यहाँ पे तो डिस्कशन हो रही है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, समीर साहब भी अच्छे हैं, काजी साहब भी अच्छे हैं। काजी साहब से मेरा ये सवाल है, 8 सितंबर को जो है आपके चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज में आया था कि मुल्क की मलका ने अपना पसंदीदा खच्चर जो 19 साल के बाद जो है फौज से रिटायर हो गया है, रिटायर कर दिया है, तो इस बारे में जरा बताएं कि हमारे यहाँ भी ऐसा कुछ है पाकिस्तान में? मेरा ख्याल है ये बड़ी अच्छी जगह पे उन्होंने ये सवाल किया, जब बड़ी गर्मा-गर्म डिस्कशन को लाइट मूड। देखें, ये आपने जो बात की है वो बिल्कुल खबर मैंने भी वो देखी, और वो हमारे जो इंटरनेशनल सेगमेंट है उसमें वो खबर थी, और हमारी भी एक तरीका है, प्रोसेस है। आप जिस बात की तरफ निशानदेही कर रहे हैं, जिसकी तरफ आपने सिंबॉलिकली बात की है, वो सूरत हाल बहुत बेहतर हुई है।
और पाकिस्तान की फ़ौज ये पहली दफ़ा है कि बावजूद इसके कि इतने क्राइसिस थे, बावजूद इसके कि इस तरह के हालात थे कि अगर फ़ौज चाहती तो वो मुल्क पर, इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर सकती थी, लेकिन पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने मामलात जो हैं वो सियासतदानों पर छोड़े और मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश की है। अभी भी आइडियल नहीं है, अभी भी इख्तियारात जो हैं वो पूरी तरह सियासतदानों के पास नहीं है, लेकिन ये एक शुरुआत है। वी होप कि ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास है, वो हम नाज़रीन तक पहले पहुंचा दें। हम पहले भी बात कर रहे हैं जो बारिशों से तबाही हुई है और जो नुकसानात हो रहे हैं, उसके बाद जो सूरत हाल है, अब कुछ इकदाम किए जा रहे हैं या नहीं, इसी पर हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी दे दें कि बदीन में शदीद बारिशों के बाद इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बदीन सूबा सिंध का एक अहम शहर, यहाँ पर शदीद बारिशों के बाद इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इससे पहले आपको बता दें कि डीजे खान जो है वहाँ पर भी बहुत बुरी सूरत हाल थी, इमरजेंसी नाफिज की गई और वहाँ पर आज ये भी बताया जा रहा था कि काफ़ी स्कूल्स भी बंद हैं और निज़ाम ज़िंदगी बिल्कुल मुअत्तल होकर रह गया। बदीन में भी ये बताया जा रहा है कि इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है बदीन में। और पिछले साल भी हमने ये देखा था कि ये जो एरिया था खास तौर पर बदीन का और इससे जो मुल्हिका इलाके थे, यहाँ पर शदीद तबाही हुई थी और अभी तक भी जो उसके मुतासरीन हैं उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि उन्हें छत नहीं मिली है। समी साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसमें मैं आपको बात ये अर्ज करना चाहता हूँ काजी साहब, इसी इशू पर आ जाते हैं। ये अब बारिश के बाद इमरजेंसी नाफिज की गई है, हालांकि पूरी दुनिया में ये होता है कि जब मेट ऑफिस यानी महकमा मौसमियात ये बताता है कि इतनी बारिश होने वाली है और तो वो उस हिसाब से फौरी तौर पर अगर जरूरत हो तो इमरजेंसी नाफिज करके लोगों को वहां से निकालते हैं। और सवाल है, अच्छा ये यहाँ पर बारिश आ गई तो उसके बाद इमरजेंसी नाफिज की गई। मुझे बताएं, इमरजेंसी कोई मशीन, कोई पंप है जो पानी निकाल के ले जाएगा? और भाई लफ्जों से बाहर निकालो, प्रैक्टिकली कुछ करो। इमरजेंसी लगा दी, ये कर दिया, कर्फ्यू भी लगा दें, आप काम करें, पानी बाहर निकालें, नाले बनाएं उसको। और मैं इस पे जरा थोड़ा सा आगे अपनी खबर इससे जुड़ी हुई है, इससे जुड़ी हुई खबर। शाजिया, सॉरी शाजिया, मैं फिर कह दे समीना, यही मुझे डर। वो नुमान बाबर साहब ने बिल्कुल शाजिया कह दिया, आप भी आदत हो जाएगी। वो कोई मसला नहीं। समीना, बात ये है कि हर आदमी इलेक्शन के इंतजार में है, इलेक्शन हो रहा है। पीटीआई के कल एक साहब ने बात की, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उनका जी कोई हमारे पास मैजिक वैंड नहीं है कि हम आके मैशत ठीक कर लेंगे, उन्होंने भी हाथ साफ कर लिया। मैं आज मैशत और सियासत कहाँ खड़ी है? मैशत का मामला ये है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 14 बिलियन रह गए हैं, 14.8 बिलियन है। इसमें से भी जो 4 बिलियन है ना वो कमर्शियल बैंकों के पास पड़े हुए हैं, तो उन्हें हम कुछ स्वैप करके, जैसे एक एनकम्बरमेंट कहते हैं, वो रखे हुए हैं। उसके बाद मामला यह है कि हमारा जो रुपया है उस पर शदीद बोझ आ रहा है। हमने 700 मिलियन कर्जा अदा किया है, जो 5.6 बिलियन हमने इस बाकी के फाइनेंशियल ईयर में करना है, ठीक है जी। उसके बाद हमारा ट्रेड डेफिसिट, ये एक ऐसा इकोनॉमिक डिजास्टर नीचे नजर आ रहा है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। नहीं बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे हुक्मरान कि हम तो बड़ा पाकिस्तान को आगे लेके जा रहे हैं, बड़ी मईशत स्ट्रांग हुई है। आप लोगों उन्होंने मेरे सामने वो हफीज शेख साहब का इंटरव्यू कर, नहीं बस ठीक है। तो फिर साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि IMF हमारा बड़ा ही अच्छा रिलायबल दोस्त है, तो हम फिर दोबारा उसके पास चले जाएंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वही कर्जा जिसके बोझ जिससे तले हमारी कमर जो है वो चटक रही है, हम उनसे लेंगे। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, वो क्या रहा है, जो अभी एक मुल्तान से कॉलर भी आया था, ये आपकी मैशत है। अब सारे नजर लगा के बैठे एस्टैब्लिशमेंट के साथ, जरदारी साहब एस्टैब्लिशमेंट, बंदे पकड़ो, ये करो, अगले 5 साल लेने हैं, अगले 5। दिस इज द प्रॉब्लम विद देम। प्रॉब्लम क्या है कि इनका जो असल काम है उसमें फिर अभी समी साहब ने एक बात की, मुझे बड़ा शदीद इतराज उस पर कि अभी ये मुकम्मल तौर पर बाख्तियार नहीं हुए, तो मैं इनके बालिग होने का इंतजार करूं? आप घर चले जाएं भाई, अगर मैं अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आज मुझे लग रहा है स्टोरीज रह जाएंगी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इनके इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते तो घरों को चले जाए ना, कोई दुकान खोले, पहले इनकी मिले हैं, मिल चला लें अपनी, वो अपने कारोबार करें ना। सियासत जैसे क्यों हम बदनाम करते हैं? नहीं, अब सियासत बदनाम नहीं होगी, इसलिए कि लोग मीडिया के जरिए सारी इंफॉर्मेशन उनके पास है और हम बड़ी उम्मीद करते हैं इस बात की कि लोग वोट देते वक्त भरपूर इस बात का ख्याल रखेंगे। जिन लोगों ने वादे पूरे नहीं किए उनको मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा हुकूमत में आने दिया जाएगा। अब मैं ये भी पाकिस्तान के एक डिजास्टर से ही मुंसलिक है, बलूचिस्तान में लापता अफराद। इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा का काजी साहब एक अब वफ्द आ गया, 4 रुकनी वफ्द है, वो हुकाम से बात करेगा। और ये सारा इशू जो मैं हमेशा पॉइंट आउट करता रहा हूँ यहाँ पर, क्यों है मिसिंग पर्सन, क्यों है आप इसलिए मिसिंग पर्सन है कि जो मुश्तबा लोग थे उनको पकड़ने के लिए आपने कोई कानून साजी नहीं की थी, आपके यहाँ कानून ही नहीं था, आपकी एजेंसीज मजबूर थी जो सस्पेक्ट हैं उनको उठाने के लिए। अब कानून साजी अगर आप करेंगे, अब देखें साथ ये हमारे यहाँ इंडिया है, ये किस कदर नाकामी है हमारी हुकूमत की भी। वो जो न्यूयॉर्क में बैठा हुआ हमारा मिशन है, मुझे नहीं समझ में आई कि उन्होंने क्या किया।
रोज़ाना सैकड़ों बेचारे लोग पकड़े जाते हैं, तशद्दुद होता है, दर्जनों मारे जाते हैं कश्मीर में। वहाँ पर बेगुनाह अफराद की वो अननोन ग्रेव्स निकली हैं, 2,500 आदमियों की। वहाँ पर कोई मिशन नहीं गया अक़वाम मुत्तहिदा का, और इंसानी हकूक़ की बात जहाँ पर वायलेशन हो रही है वो नहीं की जा रही। अफगानिस्तान के अंदर आप देखें अमरीकी फ़ौजियों ने क्या किया, बगराम एयर जेल में या दूसरी जगहों पर किस तरह से वो पकड़ते हैं, उठा के ले जाते हैं। उनके ऊपर कोई मिशन नहीं गया, हमारे यहाँ मिशन आ गया। ये एक तो हमारी नाकामी है, हमारे सफारती मिशन की नाकामी है न्यूयॉर्क में जो बैठा हुआ अक़वाम मुत्तहिदा में, और दूसरा हमारे लेजिस्लेचर्स को ये आंखें खोलनी चाहिए कि ये कानून साजी की जाए। और तीसरा, मैं बड़े इज्जत माफ चीफ जस्टिस साहब जो रोजाना हेडलाइंस लगवाते हैं जाके आज, यानी ये प्रॉम्प्ट मुझे लगता है कि उन्होंने किया कि रोजाना यही खबर कि बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, ये नाकाम हो गया, वो नाकाम हो गया, और अब अक़वाम मुत्तहिदा का वो मिशन आ गया। हमें अपनी जो ज़ाती सियासी इख्तलाफात हैं उनके पसे पुश डालना पड़ेगा, मुल्की मफादात पर एक होना पड़ेगा। अगर ये नहीं होगा तो ये देख लें अब वो मिशन आया और जैसे अब पता नहीं बाद में अमन फौज आएगी या क्या होगा। ये एक बड़ी अफसोसनाक सूरत है। मैं कराची की स्टोरी लेता हूँ, मैं इसमें सोशल जुड़ी। कराची में बहुत ज़्यादा हादसा बढ़ गए हैं और उसमें बताया ये जा रहा है कि वहाँ पे 26% बच्चे जो हैं वो इसके शिकार होते हैं। कराची में 1.4 मिलियन 14 लाख गाड़ियाँ हैं, जबकि 2.50 मिलियन मोटरसाइकिल और 42,000। अब देखें, कल मैं खबर दे रहा था कि डेंगू के स्प्रे के लिए इस महमद शहर कराची में, जिसमें लोगों के पास तो 15-20 लाख गाड़ियाँ हैं, मगर जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है उसके पास सिर्फ 24 गाड़ियाँ हैं डेंगू का स्प्रे करने के लिए। ये सारी बातें किस तरफ इशारा करती हैं? ये जो सारे जमहूरी बैठे हुए माशाल्लाह, जमहूरी नुमाइंदे एक अरसे से वहाँ जमहूर हुकूमत कर रहे हैं और जमहूर की ये हालत है कि उनके पास स्प्रे करने के लिए नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ हमारे फोर्स है वो प्रोटोकॉल में इतनी गाड़ियां, प्रोटोकॉल को छोड़े, ये जाती अपने पैसे तो पत्ते तो इकट्ठे कर लें, पहले अपने अकाउंट तो बना लें। इनका इशू नहीं है, अवाम का मसला एड्रेस करना इनका इशू नहीं है। फिर होता यह है कि जब ये बुरी तरह नाकाम होते हैं, और मैंने जो 2 खबरें इसी के साथ डिस्कस कर दूं, अभी ये फ्रांस का, ये सारी दुनिया में इशू हो गया। ये अलोन आया था, ये कह रहा था मैं बहुत फ्रांस में बदल दूंगा, 11% उसकी रेटिंग गिरी है, और वो जो कह के आया था एन उसका जिद वो प्रोग्राम दे रहा है। ये है डेमोक्रेसी यूरोप में। और साउथ अफ्रीका में जहाँ इतनी बड़ी नेल्सन मंडेला की कुर्बानी थी, जिसमें 34 बंदे मारिकाना में परसों मारे, और आज लोग खुल के कह रहे हैं कि इस डेमोक्रेसी का एक फ़ायदा हुआ है कि कुछ काले अरबपति बन गए हैं, लेकिन जो अक्सरियत थी वो जिल्लत का शिकार है। और आज वो नेशनलाइजेशन पहली दफ़ा सीरियसली जो गोरों के पास मैशत जिसका कब्जा है उसकी नेशनलाइजेशन की वहाँ बातें शुरू की। ये इकोनॉमिस्ट के लिए पाकिस्तान में नेशनलाइजेशन इकोनॉमिस्ट की मैं खबर आप ये जो पाकिस्तान में भट्टा बैठा था ना, ये नेशनलाइजेशन से यार समी साहब, आप जैसी गुफ्तगू होगी तो भट्टा मजीद बैठ जाएगा, क्योंकि वो नेशनलाइजेशन इस मुल्क में हुई नहीं थी, वो ब्यूरोक्रेटाइजेशन हुई थी। वो ब्यूरोक्रेटाइजेशन थी। तो अब आप नेशनलाइजेशन CSS को परसुल दे दिया। अब आप नेशनलाइजेशन मैं अपनी खबर खत्म कर लूं, फिर आप अपना बताएं। बात क्या है? डेमोक्रेसी डिस्क्रेडिट हो रही है, यूरोप में डिस्क्रेडिट हो रही है, अफ्रीका में जहाँ इतनी बड़ी 25 साल नेल्सन मंडेला अंदर रहा, उसकी क्या वजह थी? डेमोक्रेसी की रोटी नहीं पकती, ठीक है, आटे से पकती है। अगर डेमोक्रेसी के साथ आप माशी भूख नहीं जोड़ते और साथ, अब काजी साहब की बात पर मैं ये कह सकता हूँ कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले। पता नहीं डेमोक्रेसी डिस्क्रेडिट हुई है ये नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मैं आता हूँ इस खबर पर कि हमारे वज़ीर आज़म बड़े नेक हैं, खुदा की कसम, नोबेल प्राइज देना चाहिए जरदारी साहब को भी और गिलानी साहब को भी और जो बाकी आए हुए। वक्त बड़ा कम है, जरा जल्दी हम सिस्टम पर यही यार पूछें, इस गली में खड़े हो जाएं, इस गली में खड़े हो जाएं और एक लाइव वीपर लेके दिखा दें इन सियासतदानों के बारे में, आप चला नहीं सकते। वो आप लोगों की गुफ्तगू से ये जो रोजाना मीडिया पे बैठ के आप काम करते हैं माशाल्लाह से अपना पूरा फ्राइज सरंजाम दे रहे हैं, शायद कुछ बेहतरी आ जाती। राजा परवेज अशरफ साहब चाइना गए हैं, वहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बुनियादी जो इस दौरे का मकसद है वो एक तो चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने का, लेकिन हमारा जो भाषा डैम है उसके लिए जो वर्ल्ड बैंक और IM और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो फंडिंग देनी थी वो ख़त्म हो गई है। वो उन्होंने कहा जी कि आप भारत से NOC लें, यानी भारत का प्रेशर आ गया। तो ये बुनियादी ये चाइना से लेने की कोशिश करेंगे। अब देखना ये है कि इस क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वैसे तो 85 इसमें ममालिक होंगे और 2000 डेलीगेट्स हैं जो शरीक हो रहे हैं इसमें। अब के चाइनीज़ हुकाम के साथ कितनी कामयाब रहती हैं राजा परवेज अशरफ साहब की मीटिंग्स, इस पे देखना है। बड़े तैयार होके गए हैं, बड़ी ब्रीफिंग। चाइना हमेशा हमारा दोस्त है, वो हमेशा उसने हमें ताउन किया है, लेकिन ये हम ही हैं जो चाइना को छोड़ के भाग के दूसरों की जानब जाते रहे। अब देखें कि इसका क्या नतीजा निकलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हुई कायसा पिछले हफ्ते वो ये थी कि कृष्णा साहब आए, कुछ सेकंड्स हमारे पास जी, कृष्णा साहब आए थे, भारतीय वजीर खारजा, वो वापस चले गए।
ये ठीक है कि वीज़ों के मामले पर बात हुई, मुआहदा भी हुआ और भी बहुत सारी बातें हुई, लेकिन जो कोर इशू है दोनों ममालिक के दरमियान वो है कश्मीर इशू। ये जो सारी उम्मीदें हैं, ये इस वक्त जो ताल्लुकात में बेहतरी है, ये सारी सरकारी हुक्मनामों की मार है कि अगर एक आया डिक्लेरेशन गवर्नमेंट की जानिब से तो ये सब खत्म हो जाएगा। कोर इशू को हल करें, ठीक है, कोर इशू को हल करें, उस पर बातचीत करें तो मामला शायद उसके बाद आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया आपका सईद काजी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब। और नाज़रीन, यही था आज का हमारा प्रोग्राम। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल आपसे इंशाल्लाह फिर नए इशूज़ के साथ मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।